आपकी बातें सुन के टोटली मतलब मैं इमेजिन कर रही हूँ कि क्या सच में ये पॉसिबल है कि एक एस्ट्रोलॉजी ऐसा साइंस है कि जिसमें सारे ग्रहों के नक्षत्र के हिसाब से, उनकी ग्रह दशा के हिसाब से, सारे हाउसेस के हिसाब से कि कौन से हाउस में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपकी पूरी लाइफ सेट होती है कि लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होगी, क्योंकि पहले पेन और सफरिंग होता है तब लाइफ चेंज होती है। फिर नाइन्थ हाउस आता है, वो जो आपके लक को बताता है कि आपका भाग्य कैसा, आपको अपने भाग्य का कितना सफर। हाँ, तो प्लैनेट जो क्या है वो हमें रूल कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमसे बहुत ऊपर है। यानी कि 7.5 की होती है, वो टोटल 7.5 साल की होती है। ओके तो शनिदेव क्या करते हैं, हमारी लाइफ में डिसिप्लिन ला, वो लक पे बिलीव नहीं करते। देखिए हमारे समाज में 2 तरह के लोग हैं, है ना, जो एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं और जो कुछ है कि जो नहीं करते। जो नहीं करते हैं उनका क्वेश्चन ये होता है कि राम सीता की तो 36 के 36 गुण मिले थे, फिर भी उनकी शादी नहीं चली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे नए पॉडकास्ट पे। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, एस्ट्रोलॉजी के बारे में। एस्ट्रोलॉजी होती क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में और ये कैसे वर्क करती है, इसके बारे में सारी चीजें बताने के लिए आज हमारे साथ रिनी श्रीवास्तव जी जुड़ी है। रिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार पूजा जी, मेरा नाम रिनी श्रीवास्तव है और मैं बाय प्रोफेशन एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट हूँ। करिए कि एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल में होती क्या है और कैसे वर्क करती है? एस्ट्रोलॉजी बेसिकली एक साइंस है जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही मेहनत से अपने एफर्ट्स लगा करके हमारे लिए एक टूल तैयार करा है, जिसके थ्रू हम अपने लाइफ की होने वाली घटनाओं का अनुमान लगा सकते हैं। और उसकी अगर कुछ अच्छी होती है तो हम उसके लिए तो हमें कुछ करना नहीं है, और या तो हम उसके दिशा में सही एफर्ट करके उस चीज को अर्ली अचीव कर सकते हैं। और दूसरा, अगर कुछ हमारे लाइफ में बुरी घटनाएं होने वाली हैं तो हम उसकी रेमेडी करके उनकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। Okay. तो ये जो प्रेडिक्शंस होते हैं रिनी जी, ये कितने एक्यूरेट होते हैं? बेसिकली हमारी जो जन्म पत्री बनती है उसके लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है। आपका जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म की स्थान। उसके बेसिस पे हम कुंडली बनाते हैं। और कुंडली बेसिकली होती है कि जो जिस समय हमारा जन्म हुआ उस समय यूनिवर्स में जो भी प्लैनेट्स हैं, हमारे 9 ग्रह हैं, उनकी क्या पोजीशन थी। तो बेसिकली वो एक फोटो होती है कि जब आपने जन्म लिया उस समय ब्रह्मांड में उन प्लैनेट्स की क्या सिचुएशन थी, ग्रहों की क्या सिचुएशन थी, और उसी के अनुसार हमारा जीवन चलता है और हमारे जीवन में वो घटनाएं होती रहती हैं। तो ये 100% एक्यूरेट होते हैं, कुंडली देखकर बताया जा सकता है? जी, ये अगर कोई भी एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर है जो आपकी कुंडली को अच्छी तरीके से एनालिसिस कर सकता है तो वो आपकी लाइफ में होने वाली सारी घटनाओं को प्रेडिक्ट कर सकता है, जो कि होना ही है, क्योंकि लाइफ में जो भी चीजें होनी है वो आपके कुंडली में लिखी हुई है और उसी के अनुसार। तो जो ग्रहों की दशा होती है सारी चीजें कुंडली में मेंशन हो जाती है। हाँ। और उसके अकॉर्डिंग ही प्रेडिक्शन किया जा सकता है कि कौन सा साल या कब आपके साथ कौन सी घटना घट सकती है। हाँ। तो ये जो घटनाएं घटने वाली होती है, राइट, तो आपने किसी को अपनी कुंडली दिखाई, किसी जानकार ने बताया कि आपके साथ ये चीजें होने वाली है जो आप नहीं चाहते हो, तो उससे किस हद तक बचा जा सकता है? देखिए, अगर आपकी कुंडली में है कि ये घटना होने वाली है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की कुंडली में लिखा है कि आपका एक्सीडेंट होने वाला है, तो देखिए एक्सीडेंट लिखा है तो वो तो होगा ही, लेकिन अगर हम जान जाते हैं तो हम उसकी रेमेडी कर लेते हैं, कुछ उपाय कर लेते हैं, जिससे कि उसकी जो इंटेंसिटी है, मतलब कितनी खतरनाक तरीके से वो प्रभाव है, कितना खतरनाक हो सकता है, उसको हम कर सकते हैं। जैसे किसी का एक्सीडेंट होने वाला है, अगर आपको पता चल जाएगा तो आप केयरफुली ड्राइव करेंगे या आप केयरफुली चलेंगे, जिससे कि आपको कम खतरा होगा और थोड़ा सा आप उसके प्रभाव को कम कर लेते हैं। तो इतना पता चल जाता है लिटरली कि इनका मतलब कोई एक्सीडेंट होने की चांसेस है? हाँ, देखिए मैंने पहले भी कहा कि कुंडली से आपकी सारी चीजों का पता लग जाता है कि आपका जीवन कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, आपकी शादी कैसी होगी, आपकी हेल्थ कैसी होगी। तो ये सारी चीजों का ही पता हम आपकी कुंडली देख करके लगा सकते हैं।
सकते हैं। पूरी लाइफ आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं पूरी पूरी लाइफ का। पूरी लाइफ का प्रेडिक्शन हो सकता है और वो वैसी ही चीजें होती है जैसे कि लिखी होती है। जैसे रवि जी हम लोग बात कर रहे हैं कुंडली की, राइट? तो कुंडली देखकर ही सिर्फ चीजें हम पता लगा सकते हैं या राशियों के अकॉर्डिंग भी चीजें पता लगती है? देखिए, राशियों के अकॉर्डिंग भी चीजें पता लगती है, क्योंकि जैसे आपको हर किसी को एक अपना नाम मिलता है, वैसे ही जब हम जन्म लेते हैं तो हर किसी को एक राशि मिलती है। बिल्कुल। राशि राशि बेसिकली होती है हमारी मून शाइन, कि जिस समय हमने जन्म लिया मून किस राशि में ओके। बैठा था, तो वो आपकी राशि कहलाती है। जैसे आप अपनी कुंडली देखेंगे तो कुंडली में 12 खाने होते हैं। यस। 12 खाने होते हैं, 9 ग्रह होते हैं हम्म। और 12 राशियां होती हैं, जिसके अनुसार एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शंस दी जाती हैं, आपकी लाइफ की प्रेडिक्शंस। तो जैसे अभी हम राशियों के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, कुंडली के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो अभी न्यू ईयर आने वाला है, काफी सारी न्यूज चैनल में राशियों के अकॉर्डिंग पूरे ईयर का प्रेडिक्शंस किया जाता है, या न्यूज़पेपर में भी पर डे भी आप देखोगे तो प्रेडिक्शंस आते हैं कि इस राशि का ये होगा, उस राशि के साथ ऐसी घटना होगी। तो एक राशियों में तो एक राशि में कई लोग आ जाते हैं, राइट? तो ये जो प्रेडिक्शंस होता है ये कितना एक्यूरेट होता है या कैसे ये आप लोग निकालते हैं? देखिए, जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं उनको हर किसी पर्सनल की कुंडली नहीं पता हो सकती, तो हम एक मून शाइन के अकॉर्डिंग कि उसके अकॉर्डिंग हम प्रेडिक्शंस करते हैं। Okay. हमारे यूनिवर्स में जो प्लैनेट्स हैं वो कॉन्टिन्यूअस मूव कर रहे हैं, राइट। तो वो एक राशि से दूसरे राशि में ट्रांजिट करते रहते हैं। तो जैसे कि अब 2025 आने वाला है, तो वो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि जैसे सैटर्न है वो अभी तक कुंभ राशि में थे, अब वो ट्रांजिट करके मीन राशि में जाने वाले हैं। अच्छा। है ना? तो जो कि सिर्फ 2.5 साल में एक बार मूव करते हैं। ओके। वैसे ही जुपिटर है हमारे गुरु बृहस्पति देव, तो वो 15 मई को के आसपास राशि चेंज करते हैं साल में एक बार। ओके। तो वो भी अभी तक थे वृषभ राशि में, अब वो जेमिनी मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे 15 मई में। तो बहुत ही प्लैनेट्स की मूवमेंट होनी है 2025 में, तो ये हर तरीके से खास है। दूसरा, ये अगर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो ये नंबर 9 का ईयर है, इसको टोटल करके 9 आता है 2025 को। जी जी। तो 9 नंबर मंगल को, मार्स को रूल करता है, और मार्स एक बहुत ही एनर्जेटिक प्लैनेट है ना? तो ये साल बहुत ही तेजी से आएगा और बहुत ही तेजी से चला जाएगा। तो बेसिकली मतलब जब ग्रहों की दशा बदलती है, ग्रहों की दशा ही बोलेंगे, ग्रहों की दशा बदलती है, हाँ। वो दूसरे राशि में मूव करते हैं, तो कहीं ना कहीं एवरेज आप लोग निकाल लेते हैं राशियों के अकॉर्डिंग। हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि 12 राशियां होती हैं कुंडली में और 9 ग्रह होते हैं और 12 घर होते हैं। तो हर घर अपने आप में एक आपकी चीजों को डिफाइन करता है। जैसे हम फर्स्ट हाउस देखें अगर कुंडली का, तो इन्हीं की राशियों की बात हो रही है, ग्रहों की बात हो रही है, तो थोड़ा मेरे व्यूअर्स को आप राशियों के बारे में, ग्रहों के बारे में एंड 27 नक्षत्र जो होते हैं उसके बारे में डिफाइन करें। तो जैसे कि हमारी 12 राशियां होती हैं, जैसे फर्स्ट पे आती है एरीज, फिर टॉरस, जेमिनी और कैंसर, लियो, फिर वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। तो ये हमारी 12 राशियां होती हैं। हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं, जैसे सैटर्न, वीनस, जुपिटर, मरकरी, मार्स, राहु केतु जो होते हैं वो शैडो प्लैनेट्स होते हैं, और सन, ये हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं। इसी तरह हमारी कुंडली में 12 घर होते हैं जी। जैसे कि इसमें पहला घर होता है, जो फर्स्ट हाउस होता है, वो हमारी पर्सनैलिटी को दिखाता है कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी होगी या किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी कैसे होगी। तो उसमें जो भी राशि बैठी हो या जो प्लैनेट बैठे हो, उसी के अकॉर्डिंग आपकी पर्सनैलिटी होगी कि आप कैसे होंगे। फिर सेकंड हाउस होता है तो वो मनी का होता है, फैमिली का होता है कि आपका मनी की क्या सिचुएशन होगी आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली कैसी होगी। थर्ड हाउस पे आते हैं तो थर्ड हाउस हमारा हार्ड वर्क होता है, हमारा कर्म का स्थान, कि हम कितना हार्ड वर्क कर सकते हैं। फिर उसमें भी जो प्लैनेट बैठे होते हैं हम उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं। फिर फोर्थ हाउस होता है हमारे फैमिली इन्वायरमेंट का, मदर का,
कि मदर की हेल्थ कैसी रहेगी, मदर से हम कितना अटैच होंगे, हमारा फैमिली एनवायरनमेंट कैसा होगा। फिफ्थ हाउस होता है हमारे चाइल्ड का, बच्चों का, एजुकेशन का, और हमारे पास्ट कर्मा भी फिफ्थ हाउस में ही आते हैं, ओके। जो कि हम पहले से ही अपनी कुंडली में लिखवा कर आते हैं कि मतलब मेरे पास्ट कर्मा कैसे थे, उसके अकॉर्डिंग हमें इस जन्म में रिजल्ट मिलता है। आर यू टॉकिंग अबाउट पिछला जन्म? यस, तो वो भी हम फिफ्थ हाउस से ही देखते हैं। ओके। फिर सिक्स्थ हाउस होता है हमारे जॉब का, सेवा भाव का भी वो होता है कि अगर जैसे सिक्स्थ हाउस होता है हमारी जॉब का, बीमारी का, रोग रिपो ऋण, उसे कहते हैं कि आपको कौन कौन सी बीमारी होगी, कितने आपके रिपो एनिमीज होंगे, और कितने आप पे डेब्ट होंगे, ऋण का होता है। और उसी में सेवा भाव आता है कि अगर आपको अपनी बीमारी को कम करना है, अपने लोन्स को, एनिमीज को कम करना है, तो आप सेवा करिए। तो उस हाउस से रिलेटेड ये रेमेडीज दी जाती हैं कि आप एनजीओ से जुड़िए, या कोई चैरिटी करिए, या मंदिर में जाके आप सेवा करिए। तो बेसिकली कोई भी जानकार अगर आपकी कुंडली देखता है, हाँ, वो सारी चीजें बता सकता है कि आपका नेचर कैसा है, हाँ, वो आपकी इनकम क्या है। इनकम क्या है, सारा कुछ। फिर सेवेंथ हाउस आते हैं, सेवेंथ हाउस हमारी मैरिज का होता है। उससे ये पता चलता है कि आपकी मैरिज कैसी होगी, आपका स्पाउस कैसा होगा, आपके स्पाउस का नेचर कैसा होगा, है ना, आपकी शादी चलेगी या नहीं चलेगी, या क्या प्रॉब्लम आएगी। फिर एट्थ हाउस होता है जो कि सीक्रेट चीजों का होता है, पेन और सफरिंग का होता है, उसमें इनहेरिटेंस भी आती है। अब उसमें क्यों इनहेरिटेंस आती है, क्योंकि पेन और सफरिंग का हाउस है। इनहेरिटेंस तो तभी मिलती है ना जब कोई व्यक्ति मर जाता है, तो पेन हुआ तब फिर आपको इनहेरिटेंस मिलेगी। ट्रांसफॉर्मेशन का भी वही हाउस होता है कि आपकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होगी, क्योंकि पहले पेन और सफरिंग होता है, तब लाइफ चेंज होती है ना? फिर नाइन्थ हाउस आता है, वो जो आपके लक को बताता है कि आपका भाग्य कैसा होगा, आपको अपने भाग्य का कितना सहारा मिलेगा। गुरु का भी वही होता है कि आपको कैसा गुरु मिलेगा। सबको अच्छा गुरु नहीं मिलता, बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें अपनी लाइफ में अच्छा गुरु मिलता है ना। ट्रेडिशंस का भी वही होता है। फिर टेंथ हाउस आते हैं। टेंथ हाउस हमारे पब्लिक स्टेटस को दिखाता है कि हमारे जिस भी एरिया में हम वर्क कर रहे हैं, जो वर्क एनवायरनमेंट है, वो कैसा होगा, वहां हमारी इमेज कैसी होगी। फिर 11th हाउस होता है कि हमारी अचीवमेंट, सक्सेस, गेन क्या होगा। बड़े भाई बहनों का भी वही हाउस होता है, रिलेशंस का भी वही हाउस होता है, फ्रेंड सर्कल का भी वही हाउस होता है। फिर 12th हाउस होता है जो कि लास्ट होता है, वो मोक्ष का होता है। वो हमारे खर्चों का होता है, डेथ का भी होता है, इन्वेस्टमेंट का होता है। तो इस तरीके से हम 12 हाउसेस होते हैं जिनको कि हम प्रिडिक्शन में यूज करते हैं कि वहां पे क्या प्लैनेट्स बैठे हैं, तो वो किस अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देंगे। और जब आप अपने प्लैनेट्स की बात सुनते हो और उसी डायरेक्शन में आप काम करते हो, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कम आती है, सक्सेस ज्यादा मिलती है। इस तरीके से आप एस्ट्रोलॉजी के बेनिफिट्स को यूज करके अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। मैं तो अभी आपकी बातें सुन के टोटली मतलब मैं इमेजिन कर रही हूँ कि क्या सच में ये पॉसिबल है कि एक एस्ट्रोलॉजी ऐसा साइंस है कि जिसमें सारे ग्रहों की नक्षत्र के हिसाब से, उनकी ग्रह दशा के हिसाब से, सारे हाउसेस के हिसाब से कि कौन से हाउस में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपकी पूरी लाइफ सेट होती है। और जैसा आपने कहा कि आप उसके अकॉर्डिंग चलोगे, मतलब कहीं ना कहीं आप नेचर के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपकी लाइफ स्मूथ चलेगी, जो भी अप एंड डाउन आते हैं उसको आप कम कर सकते हैं। हाँ, इसको हम इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि जैसे अब पापा मम्मी होते हैं, वो बच्चों से कैसे कहते हैं कि पढ़ाई करो। तो अगर बच्चा सीधे से पढ़ लेता है तो उसको रिवॉर्ड भी मिलता है, और उतना डांट भी नहीं पड़ती है, और चीजें इजिली हो जाती हैं टाइम पे, है ना। लेकिन अगर नहीं मानते तो पढ़ना तो फिर भी है, तो फिर मार खा के पढ़ो, डांट कहीं ना कहीं आप कुंडली को पेरेंटिंग से जोड़ रहे हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं वो हमें पेरेंटिंग भी सिखा रहे हैं। हाँ, तो प्लैनेट जो क्या है वो हमें रूल कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमसे बहुत ऊपर है। जो मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है वो ज्यादा अच्छे से जानते कि हैं। आप कितना भी इधर उधर करने की कोशिश करो, यूनिवर्स आपको कंट्रोल करेगा ही करेगा। और अगर जब आप समझ जाते हो कि अगर मुझे इस डायरेक्शन में करके ज्यादा सक्सेस मिलनी है, या ये मेरे लिए गलत है, उसे मुझे नहीं करना चाहिए, तो फिर आप वो चीजें नहीं करते।
तो ये समझो आप मतलब समझने वाली बात है कि ज्योतिष शास्त्र जिसे हम एस्ट्रोलॉजी कह रहे हैं, वो हमारे मतलब कई वर्षों पूर्वजों ने जो बनाया है, कितना सटीक बनाया है कि कहते हैं कि एकदम एग्जैक्टली ये सही होता है। हाँ, तो हमारे जो भी ऋषि मुनियों ने ऐसे आसानी से किसी भी चीज को नहीं बनाया, उन्होंने बहुत खोज करी है, बहुत मतलब अपने जीवन में उस चीज का रिसर्च करा, अनुभव करा है, तब जाकर के वो साइंस हमें मिली है। तो वी आर ब्लेस्ड दैट कि हम इसके थ्रू इजिली मतलब अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं और इजी बना सकते हैं। जैसे कुंडली की बात हो रही है, तो अगर मैं आप बताऊं तो मैं बचपन से मेरे पापा कुंडली हमें देते नहीं थे, लेकिन मैं बड़े मतलब चाव से कैसे भी करके अपनी कुंडली देखने की कोशिश करती थी। तो मेरा कुंडली तो थोड़ा संस्कृत पैटर्न में है। तो मुझे कई बार उसमें पढ़ने को आता था कि शनि की जो साढ़े साती है इतने से इतने वर्षों तक रहेगी। तो शनि की साढ़े साती क्या है एंड ये क्यों लगती है और ये कितना मतलब नुकसान देती है या फायदा देती है, इस बारे में बताया। देखिए, जो शनि की साढ़े साती होती है वो टोटल 7.5 साल की होती है। ओके। हाँ, तो शनि देव क्या करते हैं, हमारी लाइफ में डिसिप्लिन लाना चाहते हैं। वो लक पे बिलीव नहीं करते, वो मेहनत पे बिलीव करते हैं। और वो देखना मतलब आपका पेशेंस चेक करते हैं कि आप कितना पेशेंस हो, कितना अपने पेशेंस रख सकते हो और कितना आप हार्ड वर्क कर सकते हो। दूसरा, न्यायप्रिय है शनिदेव, क्योंकि उन्हें लक पे भरोसा नहीं है, वो जो भी है वो मेहनत। तो इसलिए वो किसी मतलब बेसिकली जो शनिदेव होते हैं वो अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी गरीब लोग हैं उनके साथ आप अन्याय मत करो, किसी का पैसा मारो मत, किसी के साथ भी कुछ बुरा मत, कुछ भी गलत मत करो, कुछ भी गलत। तो शनिदेव आपसे ये चाहते हैं। तो वो लाइफ में आपके एक डिसिप्लिन, और जब भी देखिए किसी की भी साढ़े साती चलती है ना, और जब वो कंप्लीट होती है तो वो इंसान एकदम हम्बल हो जाता है, काइंड हो जाता है आफ्टर साढ़े साती या शनि की महादशा। तो ये जो शनि की साढ़े साती या महादशा जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये मतलब बंदों के लिए राइट होती है या रॉन्ग होती है, क्या हार्मफुल होती है? नहीं, देखिए हार्मफुल तो नहीं होती है, लेकिन आपको इसमें कुछ मतलब प्रिकॉशंस, जैसे कि आप पैनिक मत हो, क्योंकि जब शनि की साढ़े साती आती है तो आपका हर तरह से टेस्ट होता है। आपका डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टाइम शनि की ही दशा में या तो शनि की साढ़े साती में ही आता है। तो इंसान वो चीजें देखता है जो उसने कभी इमेजिन नहीं करी, वो एकदम अपने मतलब अप से डाउन पे चला जाता है। और अगर वो पेशेंट रखता है तो फिर वो एंड होते होते आपको शनिदेव बहुत कुछ देते हैं। तो मतलब ये आपका एक टेस्ट पीरियड होता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि बहुत ही जो पेरेंट्स होते हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, जो अपने बच्चों की हाँ, अच्छे के लिए उस बहुत स्ट्रिक्टनेस बहुत दिखाते हैं। स्ट्रिक्ट है। तो आप उससे इसको रिलेट कर सकते हैं कि शनिदेव आपका टेस्ट ले। तो जब भी शनि की साढ़े साती शुरू होगी तो आपको प्रॉब्लम काफी आएगी, बहुत हर्डल आएंगे, आपका काम नहीं बनेगा, हेल्थ इश्यूज होंगे। तो मतलब आप आपसे बहुत ज्यादा डाउन टाइम दे सकते हैं। तो आप पेशेंस रख के अच्छे पेशेंस कर्मों के द्वारा इस पे अच्छे कर्म करिए और डिसिप्लिन लाइए, तो वो फिर आपका एंड होते होते आपको शनिदेव बहुत कुछ दे। तो रेमेडी की भी बात हो रही थी। हाँ। तो बहुत सारे पंडित या जानकार ऐसे होते हैं ना, जो कहते हैं कि मतलब ये आप उपाय करो तो शनि की साढ़े साती से बच जाओगे। तो ये कितने इम्पैक्टफुल होते हैं? कि उपाय तो सारे इम्पैक्टफुल होते हैं, और एस्ट्रोलॉजी में बहुत तरह की रेमेडीज दी जाती है, जैसे मंत्रा चैंटिंग, और फिर आपको जेम स्टोन भी पहनाया जाता है, आपको व्रत रहने को भी कहा जाता है, सेवा करने को भी कहा जाता है, चैरिटी डोनेशन। ये मतलब पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो क्या रेमेडी कर सकता है। जैसे मंत्रा चैंटिंग हो गई, तो वो हर किसी के लिए इजी नहीं होता, क्योंकि उसके अपना एक रूल है, डिसिप्लिन है कि आपको उसी टाइम पीरियड में इतने मंत्रों का चैंट करना है। वो बहुत इफेक्टिव होता है, बट हर कोई नहीं कर फिर। तो इसलिए हम जेम स्टोन सजेस्ट करते हैं और डोनेशंस बोलते हैं करने को। तो जो शनिदेव की रेमेडी तो सबसे अच्छी जो प्रैक्टिकल रेमेडी है कि आप अंडर प्रिविलेज्ड लोगों की सेवा करें। अच्छा, जो जेमस्टोन पहनते हैं कई लोग दो तीन तरह के मैं देखती हूँ कि पहने रहते हैं, तो ये सही होता है पहनना? हाँ, ये बहुत इफेक्टिव होता है जेम स्टोन। कुछ लोग एग्रेशन कंट्रोल करने के लिए भी पहनते हैं। हाँ, एग्रेशन कंट्रोल करने के लिए भी पहनते हैं, लेकिन जेम स्टोन हम पहनते हैं अपने प्लैनेट्स के बेनिफिट को गेन करने। ओके।
है ना, किसी चीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम जेम स्टोन का यूज करते मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप चीजों को पलट नहीं सकते, नहीं उस चीज को आप हैं। स्ट्रॉन्ग हाँ, कर जैसे सकते, एक्टिवेट कर सकते जैसे हैं। कोई प्लेनेट आपके कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठा है, ठीक है। बट आपको उतना बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, आप उसका और बेनिफिट चाहते हैं, तो हम उनका जेम्स स्टोन पहनते हैं जिससे कि वो और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और हमें जल्दी उसका बेनिफिट मिलने लगता है और थोड़े हमें लाइफ अच्छी इजी हो हो जाती जाती है, है। इजी हो जाती तो जैसा आपने शनिदेव का प्रभाव के बारे में जो रेमेडी बताई, तो मुझे ये रेमेडीज पता नहीं थी अब, लेकिन और मेरे मन में भी ये डाउट्स थे कि क्या चीजों को रेमेडी करके ठीक किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज क्लियर हो रहा, आई थिंक मेरे व्यूअर्स को भी क्लियर हो रहा होगा कि जो चीजें आपने बताई वो अच्छी चीजें थी। आप अच्छे कर्म करके आप शनि महाराज को खुश कर सकते हो और हाँ। उनके प्रभाव को कम कर सकते हो। हाँ, उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं। और शनिदेव की सबसे अच्छी रेमेडी है कि आप अपने से लोअर क्लास का ध्यान दें, उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर करें, इससे शनिदेव खुश होते हैं। और दूसरा कि शनिदेव की प्लेसमेंट कहाँ पर है आपकी कुंडली में, ये भी जनरली लोग मैटर शनि करता है। महाराज का नाम सुन के ही डर जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से लोगों को पता चलेगा कि वो अच्छी चीजें हमें सिखा देखिए, रहे हैं। कोई भी प्लैनेट्स हमारे लिए बुरे नहीं होते ना, कोई भी पेरेंट्स बुरे होते हैं, बिल्कुल भी नहीं, बस हर किसी का तरीका अलग होता है। तरीका अलग होता है। तो शनिदेव हमारी लाइफ में डिसिप्लिन लाना चाहते हैं, हमें हम्बल बनाना चाहते हैं कि हम इगोइस्टिक ना हो जाए। इसलिए शनि की 7.5 हर किसी आती है, शनि की महादशा आती है, और उसके बाद आप किसी को भी देखेंगे वो इंसान हम्बल हो ही जाएगा। हो ही जाएगा। अच्छा, रेमेडी की बात हो रही, तो रेमेडी से मुझे एक चीज माइंड में आ रही है कि कई ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं न्यूज़पेपर में, आई थिंक काफी सारे व्यूअर्स ने देखा होगा कि 100% वो गारंटी देते हैं कि वो चीजों को प्रेम विवाह करा देंगे या सौतन से छुटकारा दे देंगे। लोग हंसेंगे भी इन बातों पे, इस टाइप के एडवर्टाइजमेंट लेके रहते हैं, या जो भी आपके माइंड में है वो उस चीज को 100% कर देंगे। तो क्या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, जहां तक मेरा मानना है कि आपकी शादी जिसके साथ लिखी है उसके साथ ही होगी, तो क्या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू चीजों में बदलाव किया जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अब जो लोग भी ऐसा कह रहे हैं तो वो तो मैं उनको सही नहीं कहूंगी, क्योंकि जो लिखा है देखिए उसको चेंज नहीं करा जा सकता। हम सिर्फ उसकी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, उसकी रेमेडीज कर सकते हैं, लेकिन हम भगवान तो नहीं है ना कि हम उसे चेंज कर सके। तो चेंज करने की पावर तो किसी में भी नहीं होती है, बस उस किस इंटेंसिटी से होगा उसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं। कई लोग मतलब ऐसे चीजें भी मतलब फैला रहे हैं मतलब सोसाइटी में कि अगर आपका मतलब अफेयर खराब चल रहा है तो उसमें इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। इसके बारे देखिए, में अब बताएं। अगर खराब चल रहा है अफेयर, जो रिलेशन नहीं अच्छा चल रहा है, उसमें हम ऐसा क्या कर देंगे कि जो वो इम्प्रूव हो जाएगा, और उसको इम्प्रूव करके क्या करेंगे, Exactly. है ना, उसको इम्प्रूव करके क्या करेंगे। देखिए, हर इंसान की कंपैटिबिलिटी अलग होती है। जब दो लोगों में नहीं रिलेशन अच्छा हो रहा है तो वो कैसे सही, कोई और कैसे सही कर सकता है जब वो दो लोग ना चाहें तो कहीं ना कहीं ये अपने क्लाइंट्स का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। ये तो ब्रेन वॉश ही है, और कुछ लोग देखिए पैसों के लिए भी करते हैं, इसीलिए हमारा जो एस्ट्रोलॉजी फील्ड है थोड़ा बदनाम है, क्योंकि इसमें जेन्युइन लोग आपको बहुत कम मिलेंगे जो आपको सही प्रेडिक्शन दे। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी हो रही है, हाँ। या बहुत सारे ऐप भी आ गए एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, तो इसमें जो प्रेडिक्शंस होती है उसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, इसमें जो प्रेडिक्शंस होती हैं ये तो कुछ ऐप होती हैं जो सिर्फ मनी अर्निंग का सोर्स है, तो अब जो मनी अर्निंग का सोर्स होगा वो तो अपने क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन, उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंस होगा। जैसे सेटिस्फेक्शन मतलब कि कुछ कुछ मतलब होते हैं एस्ट्रोलॉजर जो क्लाइंट जो सुनना चाहता है वो ही बताते हैं, क्योंकि उन्हें ये डर होता है कि कहीं अगर मैंने क्लाइंट के अकॉर्डिंग नहीं बताया, या मैंने कुछ उसको सच बताया कि तुम्हारी शादी नहीं चलेगी या तुम्हारी जॉब चली जाएगी, तो मुझे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो झूठ बताते हैं, है ना। तो इस तरीके से भी बहुत से लोग फेक हैं जो इस तरह का काम करते हैं। कहीं ना कहीं आपके अकॉर्डिंग वो चीजों को होना कुछ और है, आपके अकॉर्डिंग बता के आपको हैप्पी करके आपसे वो पैसे ले रहे हैं। बट ऐसे लोगों का देखिए कब तक ही काम चलेगा, क्योंकि अगर आपको मैं जेन्युइन एडवाइस नहीं करूंगी तो नेक्स्ट टाइम आप नहीं आओगे। तो एस्ट्रोलॉजर का फर्ज होता है, जैसे डॉक्टर का फर्ज होता है ना कि उसकी बीमारी के बारे में जो भी रियल है सिचुएशन वो बताया जाए पेशेंट,
वैसे ही एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने क्लाइंट को जो रियलिटी है वो बताए, उसकी रेमेडीज बताए कि इसको कैसे कम कर सकते हैं। बट अगर कोई ये कह रहा है कि इसको मैं बिल्कुल चेंज कर सकता हूँ या चेंज कर सकती हूँ, तो वो गलत है। हाँ, वो तो कहीं पॉसिबल ना कहीं मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूंगी कि इस टाइप के जो भी भ्रामक एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं या लोग प्रलोभन देते हैं आपको, तो उन सब चीजों से बचें और कहीं ना कहीं खुद से एनालाइज करने की कोशिश करें कि ये बंदा फेक है या रियल है। लोग बोलते हैं ना कि पहले से आप हम बता सकते हैं कि आपके लिए कौन सा फील्ड अच्छा होगा, हाँ। कौन सा करियर अच्छा होगा, हाँ। कौन सी जॉब अच्छी होगी, तो ये प्रेडिक्शन किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल ये प्रेडिक्शन किया जा सकता है कि आपके प्लैनेट्स किस पोजीशन में बैठे हैं कि आप उस प्लैनेट से रिलेटेड काम करो तो आपको सक्सेस मिलेगी। है ना? तो और अगर जैसे एस्ट्रोलॉजी का जीपीएस वर्क करती है कि जैसे आपको किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो पहुंचना तो आपको उसी डेस्टिनेशन पे, लेकिन अगर आप जीपीएस का यूज करते हो तो आप कम टाइम में इजी वे में आप उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। अदरवाइज क्या होगा कि आप फिर घूम करके टाइम वेस्ट करके इधर उधर भटक करके आप लास्ट में पहुंचोगे तो वो देर हो चुकी होगी। तो अगर हम एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमें किस फील्ड में जाने से सक्सेस मिलेगी। क्योंकि इस टाइप के एडवर्टाइजमेंट भी बहुत आते हैं कि मतलब मैं किसी और फील्ड में था या थी, हाँ। तो एस्ट्रोलॉजर ने मुझे बताया तो ये फील्ड आपके लिए सही है। हाँ, अब जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारी लाइफ में। अनिल कुंबले का आपने सुना होगा, तो वो बाय प्रोफेशन एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। अच्छा। बट आज की डेट में वो किस उससे जाने जाते हैं कि वो टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर बने, एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए। जी। बट क्या अगर वो मैकेनिकल इंजीनियर का काम करते तो वो इतने फेमस होते? तो क्या कभी मतलब आपके सामने कोई ऐसे क्लाइंट्स आए हो जिसका आपने ऐसे प्रेडिक्शन किया हो करियर को लेके? हाँ, ऐसे बहुत से क्लाइंट्स आते हैं जो अपने, आजकल तो देखिए करियर बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया है। तो बहुत से ऐसे क्लाइंट आते हैं जो पहले कुछ और कर रहे होते हैं बट उन्हें उसमें सक्सेस नहीं मिलती। बट उसमें कंसल्टेंसी में बताया जाता है कि आप इस फील्ड का बिजनेस करो, इस फील्ड से रिलेटेड जॉब करो, तो ऐसी कंपनी में जॉब करो तो आपको जल्दी सक्सेस मिलेगी। और उन्होंने करा और उसका रिजल्ट उन्हें मिला। तो करियर की बात होगी, अब बात आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ आवर लाइफ। जब बात शादी की आती है तो हमारे सनातन धर्म में सबसे पहले कुंडली मिलाया जाता है। तो आज भी हमारे बहुत सारे व्यूअर्स का क्वेश्चन है, हमारी सोसाइटी का बहुत सारा क्वेश्चन है कि शादी में कुंडली मिलाने के बाद भी शादियां टिकती नहीं या शादियों में प्रॉब्लम होती है आफ्टर मैरिज, तो इसमें कहाँ चुप हो जाती है? देखिए, कुंडली मिलाते तो हैं, मैं इस बात पे बोलना चाहूंगी कि कुंडली मिलाना और कुंडली दिखाना दो डिफरेंट चीज है। जैसे कि हम कुंडली मिलाते हैं उसमें हमारी कंपैटिबिलिटी चेक करी जाती है। 36 गुण होते हैं जिसमें से हर चीज का पॉइंट डिवाइड है। जैसे नाड़ी दोष हो गया, भकूट हो गया। नाड़ी दोष होता है हमारी हेल्थ कैसी रहेगी, अगर इन दोनों की शादी होती है तो हेल्थ कैसी होगी, डेथ तो नहीं हो जाएगी किसी की, बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, उसके लिए हम नाड़ी देखते हैं। उसका 8 पॉइंट होता है ना। उसके बाद भकूट आता है, भकूट को 7 पॉइंट दिया गया है। तो भकूट बताता है कि हमारी डेली लाइफ कैसी होगी, कि डेली लाइफ में हमारे हाँ डेली आपस में घर में डेली लाइफ में प्यार रहेगा कि नहीं रहेगा, या अगर उसमें 7 पॉइंट है तो मतलब बहुत प्यार रहेगा, लेकिन अगर वही 0 पॉइंट आ गए तो मतलब आपने मुंह खोला तो फिर लड़ाई होगी। मतलब एक तो जो 36 गुण, हाँ 36 गुण वो अलग है, वो ही है। उसमें हर किसी चीज का पॉइंट डिवाइड है। जैसे नाड़ी का 8 हो गया, फिर भकूट का 7 हो गया, फिर ऐसे होता है हमारा मैत्री गुण कि हमारी आपस में फ्रेंडशिप कैसे रहेगी। किसी भी रिलेशनशिप के लिए फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके कितने पॉइंट होंगे। फिर होता है गण, जैसे एक होता है कि देवता होता है, एक राक्षस होता है। तो अब जैसे देवता है तो देवता की देवता से चल जाएगी, देवता की मनुष्य से चल जाएगी। बट राक्षस योनि में अगर गण में उसकी शादी हो गई तो वो नहीं चल सकती, एक राक्षस की राक्षस से ही चलेगी। राक्षस का मतलब ये नहीं होता है कि इंसान राक्षस जैसा होगा, मगर उसका गण वो राक्षस है, तो उसकी उससे शादी। तो इस तरह से कई पॉइंट होते हैं जिससे 36 पॉइंट, तो हम वो कंपैटिबिलिटी तो चेक कर लेते हैं। बट फिर होता है कि कुंडली दिखाना,
कंपैटिबिलिटी हो गई कि हमारा आपस में बॉन्डिंग कैसी रहेगी, रिलेशन कैसा रहेगा। जी। पर जैसे अब हम कुंडली दिखाएं तो हम मैरिज हाउस जो मैंने बताया 7th हाउस होता है, उससे हम देखते हैं कि 7th हाउस हमारा कैसा होगा, कि स्पाउस 7th हाउस का लॉर्ड अगर 8th में बैठ जाए तो 8th उसका होता है, डेथ का होता है, ओके। डिजीज का होता है, पेन सफरिंग का होता है। तो मतलब मतलब ये प्रॉब्लम्स आ सकती है ये आपको। प्रॉब्लम आ सकती है। तो कंपैटिबिलिटी गुण तो हमारे मिल गए, बट आपकी कुंडली में था कि आपका जो मैरिज हाउस का लॉर्ड है वो आपके 8th हाउस में बुरे घरों में बैठ गया है, तो आपको शादी होते ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें मतलब गुण तो मिलाना चाहिए, बट हमें कुंडली भी दिखाना चाहिए। तो गुण भी जैसे हमारे यहाँ कहते हैं, मैंने यहाँ तक सुना कि 22 या 28 कुछ गुण मिलने चाहिए। हाँ, इसको हम मानते हैं कि हाँ, जैसे क्योंकि मेजर होते हैं, जैसे आपका नाड़ी दोष नहीं होना चाहिए, है ना। इसमें अगर होता है तो फिर स्पाउस की डेथ हो जाती है या बच्चे होने में प्रॉब्लम होती है ना। इस तरह की चीजें होती है नाड़ी दोष से। भकूट अगर नहीं मैच कर रहा है तो आपकी डेली लाइफ में बन ही नहीं सकती। कहीं ना कहीं बहुत डिटेल में जाके कुंडली मैच करनी चाहिए जी। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ ऊपर पर कुंडली दिखाने की वजह से हो रही है। हाँ, क्योंकि हमारे जो पुराना चला आ रहा है वो है कुंडली मिलान का, कि गुण मिलने चाहिए। एग्जैक्टली। है ना। कुंडली दिखाने का लोग जरूरी नहीं समझते इस चीज को, और लोग मतलब बताना भी नहीं सही समझते, क्योंकि लोग थोड़ा सा कई चीजें लोग हाइड कर लेते हैं। ऐसे केसेस मैंने देखे हैं कि लोग हाइड करके शादियां कर देते हैं। फिर आजकल जो ये लव मैरिज होती है बहुत सारी, तो इसमें भी होता है, बहुत से लोग आते हैं कि हाँ मेरा तो बहुत अच्छा है, चल रहा है, 8 साल से रिलेशन चल रहा है, 10 साल से चल रहा है, तो कुंडली मिलाने की क्या जरूरत है, तो शादी कर लेते हैं। क्योंकि लव मैरिज होती है उसमें तो फिर कुछ भी मैच करना ही नहीं हो, तो भगवान के थ्रू आई थिंक। हाँ, मगर नहीं, बहुत से लोग मैच करके करते हैं फिर भी, है ना। बट अब वो ऐसा क्यों होता है कि लव मैरिज तो होती 8 साल से रिलेशन 8 सालों से चल रहा है, 7 सालों से चल रहा है, और फिर शादी होते ही ऐसा क्या हो जाता है। एग्जैक्टली, कई ऐसे चीजें होती हैं। हाँ, क्योंकि देखिए जो हमारी कुंडली में 12 घर बताए मैंने, तो उसमें आप अपने लव अफेयर्स को 5th हाउस से देख, जबकि मैरिज के लिए वो 7th हाउस होता है। अच्छा, तो आपका 5th हाउस तो अच्छा है कुंडली में, तो बट आप शादी के अच्छा चल रहा है आपका, बट आपने जैसे ही शादी करी तो वो 7th हाउस एक्टिवेट हो गया, तो चीजें उसके अकॉर्डिंग। तो लव मैरिज में भी इसलिए कुंडली दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लव मैरिज भी तो टूटती है। एग्जैक्टली, टूट रही है। तो ऐसा क्या हुआ कि आपका 8 साल का रिलेशन, 8 साल का प्यार शादी होते ही खत्म हो गया या प्रॉब्लम्स आने लगी। तो अगर बिफोर में अगर कुंडली दिखा ले और कोई भी कपल अलग तो नहीं होना चाहेगा अगर 8 साल के रिलेशन में है, तो इसके लिए कोई रेमेडी है? इसके लिए रेमेडीज होती हैं, मगर फिर भी अगर आपका मैरिज हाउस नहीं सही है तो एक हद तक आप चीजों को ठीक कर सकते हैं। एक हद तक आप चीजों को ठीक कर सकते हैं। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि उनका मैरिज हाउस अच्छा है ही नहीं, बट उनका लव रिलेशन अच्छा है, तो होता है कि भाई आप शादी मत ही करो। अच्छा, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है, बहुत गंदगी मची हुई है सोसाइटी में, तो इसके भी जो योग ये भी कुंडली में दिखता है। तो पेरेंट्स शादी के पहले देख सकते हैं कि लड़का का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या होगा। जैसे अब वीनस और मार्स बैठ जाए, तो वीनस होता है आपका लव, है ना, कि आपके अंदर कितनी प्रेम की चाहत है, और मार्स होता है एनर्जी, तो मार्स चीजों को एक्सपैंड कर देता है, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा डिजायर होती है, मतलब तो अलग अलग चीजों की। तो अगर आपका वीनस और मार्स का कंजंक्शन है आपकी कुंडली में, तो उसका मल्टीपल अफेयर होगा, है ना। वैसे ही राहु और वीनस का होता है, तो राहु भी क्या करता है, चीजों को एक्सपैंड करता है, इतनी सी है तो वो उसको इतना फैलाता है, तो उनका भी अफेयर होगा, मगर राहु और वीनस में क्या होगा कि पता चल जाएगा लोगों को। उसी जगह केतु और वीनस होगा तो आपका अफेयर कोई पकड़ नहीं सकता। एक्चुअली आजकल बोलते हैं लोग कि शादियां टिक नहीं रही है, तो मे बी एक ये भी रीजन मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि लोग इन चीजों पे विश्वास करना कम कर दिए, वो अपनी मर्जियों की चीजें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शायद इसलिए भी आजकल शादियां ज्यादा टूट रही है। हाँ, ये भी एक रीजन है, इग्नोरेंस रीजन है, कि आजकल लोग स्पिरिचुअलिटी पे और हमारे पुराने जो भी ये साइंस है ना, इस पे बिलीव नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ भी नहीं होता है, बट फिर बाद में उन्हें मानना ही पड़ता है।
कि नई चीजें हाँ तो थी। और नहीं मानने का रीजन भी ऐसा है, जैसे हमने अभी डिस्कस करा, कि बहुत सारे फेक लोग भी हैं जो लोगों को फंसा हाँ, रहे जो हैं। लोग फंसा रहे हैं तो लोगों का इससे ट्रस्ट ब्रेक होता है बिल्कुल। कि अगर आपको कोई जेन्युइन नहीं मिला, फेक मिला, आपके साथ फ्रॉड हुआ तो आपका ट्रस्ट नहीं हो पाता। बिल्कुल। बट ये तो हमारे समाज में हर फील्ड में है ना, फेक लोग हर फील्ड हर में फील्ड में है। है ना। डॉक्टर भी बहुत से होते हैं जो पैसों के लिए आपको बता देते हैं, बट इसके लिए हम या कई बार जाना प्रॉब्लम्स को बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते या हैं, जो प्रॉब्लम नहीं है वो भी हाँ बता कर देते हैं। देते हैं। बट इससे हम उसको छोड़ तो नहीं सकते ना, हमें अगर प्रॉब्लम होगी तो हम जाएंगे तो हैं। अगर बात करूं प्रभु श्री राम की, तो उनकी कुंडली में ऐसा कौन सा प्रभाव था जिनकी जिनकी वजह से उनकी भी शादी के बाद कई समस्याएं आई, उनका वैवाहिक जीवन स्मूथ नहीं था, 2 बार उन्हें पत्नी वियोग से भी गुजरना पड़ा। तो कौन से ग्रह का क्या प्रभाव था? देखिए हमारे समाज में दो तरह के लोग हैं, है ना। जो एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं और जो कुछ है कि जो नहीं करते हैं। जो नहीं करते हैं उनका क्वेश्चन ये होता है कि राम सीता की तो 36 के 36 गुण मिले थे, Exactly. फिर भी उनकी शादी नहीं चली। और जो बिलीव करते हैं वो कहते हैं कि जोड़ी हो तो राम सीता जैसी, बिल्कुल। है ना। ये एग्जाम्पल दिया जाता है। तो अगर हम उनकी कुंडली पर आए या उनकी मैरिड लाइफ पे आए तो क्या हम ये कहेंगे कि उनकी मैरिज में कोई प्रॉब्लम थी? उनकी मैरिज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उनके आपस में बहुत प्रेम था, जब भी रहे वो साथ रहे, है ना। वनवास भी हुआ तो सीता जी साथ गई। एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम था, अटूट प्रेम था, अटूट विश्वास था। यहाँ तक कि जब सीता जी दूर चली गई तब भी राम जी चाहते तो दूसरी शादी कर सकते थे, क्योंकि उनके पिता ने भी करी थी, है। बट उन्होंने तो कभी भी दूसरी शादी के बारे में सोचा भी नहीं। उन्होंने पर स्त्री का परछाई भी देखा, परछाई भी नहीं, क्योंकि उनके मन में सिर्फ सीता जी के लिए ही प्रेम। और सीता जी भी, उन्होंने भी लव कुश को जन्म दिया, बड़ा करके श्री राम जी के पास ही भेजा। तो दोनों आपस में तो बहुत प्रेम था। तो हमने क्या कहा, गुणों से कंपैटिबिलिटी पता चलती है कि आपस में बॉन्ड कैसा हो। और 7th हाउस से हम मैरिज को देखते हैं तो उनके मैरिज में तो कहीं इशू नहीं था, वो तो उनकी लाइफ में स्ट्रगल था, जो कि हर ह्यूमन बीइंग के लाइफ में होता है। जो भी जन्म लेता है इस धरती पे, हर कोई कुछ ना कुछ स्ट्रगल करता है। मतलब आप ये एक्सप्लेन कर रही है, मैं भी इससे काफी रिलेट कर रही हूँ। हाँ। दोनों की बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग, बॉन्डिंग काफी अच्छी होती है। आज भी हम उनका एग्जांपल देते हैं। बिल्कुल, है एक अच्छे कपल के लिए, आदर्श कपल, जी जी, जैसा कि होना चाहिए। बिल्कुल। तो वो तो उनकी लाइफ की जर्नी थी और उनका बर्थ ही किसी एक पर्पस के लिए हुआ था। तो वो पर्पस को पूरा करने के लिए अगर वो अपने महल में ही रह जाते राजा बन के, तो वो पर्पस कैसे पूरा नहीं हो पाता, या आज हमें उनके जीवन से क्या सीखने मिलता। उन्होंने तो मनुष्य जाति को एक लाइफ का पर्पस सिखाने के लिए, लाइफ कैसी होनी चाहिए, एक आदर्श बेटा कैसा होना चाहिए, एक आदर्श पिता कैसा होना चाहिए, एक आदर्श पति कैसा होना चाहिए, ये सारे के एग्जाम्पल सेट करने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ को इस तरीके से जिया। और उन्होंने धरती पे जन्म लिया तो उन्हें तो एक मनुष्य की तरह ही, जैसे एक मनुष्य का जीवन होता है तो वैसे ही उनका जीवन भी होना था। तो उनकी शादी में तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आपने तो बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर से एक्सप्लेन किया, लेकिन जो 2 बार पत्नी वियोग से उन्हें गुजरना पड़ा इन सारी परिस्थितियों की वजह से, तो क्या ग्रह दोष कोई था? मतलब ग्रह की जो चाल होती है उसका कोई इम्पैक्ट था? उसका इम्पैक्ट क्या था? वो पर्पस था। मैंने बोला ना, आपका एक डेस्टिनेशन होता है, उसको पूरा करने के लिए आपको बहुत अप डाउन से गुजरना पड़ता है, तो वो भी उसका एक हिस्सा था। बट मन में प्रेम, आपस में उन दोनों पूरा, कहीं ना कहीं वो सोल से कनेक्टेड थे हमेशा, जहां भी थे कनेक्टेड थे। ओके, तो रामायण के अगर मैं दूसरे कैरेक्टर पे आऊं, तो अगर रावण की मैं बात करूं तो ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही एक्सपर्ट थे, और उन्होंने 9 ग्रहों को भी, जहां तक मैं जानती हूँ, अपने यहाँ बंधक बना के रखा था। तो उसके बारे में आप कुछ एक्सप्लेन करें। देखिए, रावण बहुत ही ज्ञानी था, बट जैसा मैंने बताया पहले भी, जब भी हम जन्म लेते हैं तो वो हमारी डेस्टिनी प्री डिसाइडेड हो जाती है। ग्रहों की स्थिति के हिसाब से सारा कुछ निश्चित हो जाता है कि कैसे क्या होना है। बिल्कुल। तो वैसे ही रावण के साथ भी हुआ, है ना। रावण का भी सारा कुछ प्री डिसाइडेड था,
और जब उसने वरदान मांगा, जब ब्रह्मा जी ने उसकी नाभि में अमृत स्थापित किया, तब उसने ये वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु कोई भी ना कर सके, ना यक्ष, ना गंधर्व, ना पशु, ना पक्षी। बट वो मनुष्य को उसमें इंक्लूड करना भूल गया। उसे लगा कि मनुष्य तो इतना तुच्छ प्राणी है जो कि मेरा क्या ही बिगाड़ सकता है। और ये ग्रहों की चाल थी, वो ये सोच रहा था, उसको ये रीजन था कि ये मैं कर रहा हूँ, मैं अपने भाग्य को कंट्रोल कर रहा हूँ, और उससे करवाया जा रहा था। उससे करवाया जा रहा था। उसका भाग्य पहले ही डिसाइड हो चुका था कि इसकी हार एक मनुष्य के द्वारा होगी, इसीलिए वो भूल गए। तो बेसिकली उसने ग्रहों को कंट्रोल कर रखा था, बट वो भी एक ग्रहों का चाल थी और इल्यूजन थी। अदरवाइज वो विभीषण को, जो कि सिर्फ एकमात्र उसका भाई था, कि वही जानता था कि रावण का वध कैसे हो सकता है, तो वो खुद उसको श्री राम के पास नहीं भेजता। तो ये भी ग्रहों के द्वारा उससे कराया जा रहा था, वरना राम जी को तो नहीं पता था ना कि इसके नाभि में तीर मारने से इसकी मृत्यु हो। बिल्कुल, वो तो विभीषण ने बताया। जी जी। और विभीषण को भेजा किसने? रावण ने खुद। तो उसको एक इल्यूजन था कि मतलब वो कंट्रोल कर रहा है चीजों को, बट वो ग्रहों के अकॉर्डिंग ही काम कर रहा था। जैसा अभी आपने कहा कि ग्रहों के अकॉर्डिंग काम होता है, राइट। तो हमारे जीवन में एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है कि हमारे जीवन में हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग हमें फल मिलता है, या हमारे जो भी ग्रह दिशा, जो भी प्लेस पे रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं? देखिए, जब कुंडली बनाने वाले ने बनाया ना, तो बहुत सोच समझ के बनाया। जैसे कि 12 घर होते हैं, तो देखिए अपोजिट होते हैं। जैसे फर्स्ट हाउस खुद की पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो उसी जगह अपोजिट 7th हाउस हमारे स्पाउस की पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड हाउस हमारे मनी को रिप्रेजेंट करता है, तो उसी के अपोजिट 8th हाउस हमारे सडन लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है कि हमारा पैसा आएगा कैसे और जाएगा कहाँ। तो वैसे ही 3rd हाउस हमारे कर्म का होता है, और उसके अपोजिट 9th हाउस हमारे भाग्य का होता है, जो दोनों इंटरकनेक्टेड है। भाग्य तो हमारा काम कर रहा है, बट उसको और स्ट्रॉन्ग कैसे करें, वो हमारा 3rd हाउस है कि हम कर्म करके उसको कर सकते हैं। तो कर्म तो हमें करना होता है, लेकिन उससे हमारा भाग और स्ट्रॉन्ग। तो हमारी लाइफ में जो भी चीजें होती है वो हमारा कर्म भी डिसाइड करता है। कर्म भी, बट 80-20 का हम कह रहे हैं रेशियो। भाग्य से आपको चीजें मिलेंगी, लेकिन अगर आप कर्म करोगे तो वो आपको जल्दी मिल जाएंगी। बिल्कुल। तो इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी काम करती है। ओके। तो रिनी जी, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा एग्जांपल आपके सामने, कोई ऐसे क्लाइंट आए हो जिनका कोई केस आप शेयर करना चाहें जो काफी इंटरेस्टिंग रहा हो? मैंने आपको बताया लव मैरिज वाला केस। ओके। कि मेरे पास एक आए थे, हस्बैंड वाइफ थे, उनकी लव मैरिज हुई थी। अच्छा। और 8 सालों का उनका रिलेशन था, और रिलेशन अच्छा चल रहा था। बट जब शादी के बाद वो मुझसे मिलने आए, कंसल्ट करने, ऐसे जनरल कुंडली दिखाने, कुछ तो देखिए आपसे एडवाइस करने आते हैं, कंसल्ट करने आते हैं, रियल में अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने आते हैं। बट कुछ लोग होते हैं वो आपकी नॉलेज टेस्ट करने आते हैं, है ना। तो वो बेसिकली नॉलेज टेस्ट करने के लिए आए थे। बट उनकी कुंडली में था कि उनकी शादी चल रही नहीं है। बट जब मैंने उनको ये बताया, तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा तो है नहीं, मेरा तो 8 साल से रिलेशन है, नहीं चलना होता तो शादी कैसे हम करते। बट उस समय तो मैंने फिर कुछ बोला भी नहीं। बट आफ्टर फ्यू मंथ्स फिर उनका कॉल आया कि मतलब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, तो अब क्या रेमेडी है। तो एस्ट्रोलॉजी जो बिलीव नहीं करते ना, उनको मतलब जब प्रॉब्लम आती है तब वो एस्ट्रोलॉजी खुद ही बिलीव करवा देती है। तो ऐसे एग्जाम्पल आते हैं। तो फिर उनकी शादी ब्रेक हो गई? नहीं, अभी तो वो रेमेडी कर रहे हैं, तो चल रही है। ओके, थोड़ी चीजें स्मूथ हो रही थोड़ी चीजें स्मूथ हो रही हैं। बट हाँ, थोड़ा देखिए स्ट्रगल तो रहता है, वो बात नहीं रहती है मैरिज में, जो कि एक नॉर्मल, एक हेल्दी मैरिज में होनी चाहिए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सोशल वर्क भी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हम लोग आज आपसे जाने, हमारे व्यूअर्स बहुत सारी चीजें सीखे। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं चाहूंगी कि एक छोटा सा ब्यूटीफुल सा मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को दें, क्योंकि नया साल आने वाला है। तो नया साल के लिए मैं यही कहूंगी कि आप जो भी, नया साल बहुत ही एनर्जी वाला होने वाला है, इसमें चीजें बहुत ही फास्ट से स्टार्ट होंगी और बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे ये साल बीत गया। तो आप जो भी करना चाहते हैं उसके लिए आप वेट मत करिए कि ऐसा होगा तो करेंगे, ये हो जाएगा तो वो करेंगे। बस आप स्टार्ट कर दीजिए, वो चीजें आपकी चलती चली जाएंगी और
आप बहुत स्पीड में ग्रो करना चाहते हैं तो ग्रो कर लेंगे, अदरवाइज फिर आप ऐसे ही रह जाएंगे। तो व्यूअर्स, आई थिंक आपको आज बहुत सारे चीजों के सवालों के जवाब मिले होंगे। और अगर आप अपनी लाइफ को सही पाथ पे चलना चाहते हैं, एकदम एक्यूरेट लाइन पे चलना चाहते हैं, तो आप एक बार एस्ट्रोलॉजर से जरूर मिले, अपनी कुंडली दिखाएं, ताकि आप करेक्ट दिशा में चल सको और जल्दी आपको सक्सेस मिले। और आने वाला नया साल आप सबकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां, बहुत सारे सक्सेस लेकर आए। इसी शुभकामनाएं के साथ आज हम ये वीडियो को एंड करते हैं। नमस्कार।